जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। भारतीय इतिहास पर आधारित प्रश्नों की इस लेक्चर श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम हमारी इस लेक्चर श्रृंखला में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं और आज का हमारा ये जो पहला टॉपिक है, इस टॉपिक में हम 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जिसे हम पूर्व मध्यकाल के नाम से जानते हैं और इसे हम राजपूत काल की संज्ञा भी देते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय में राजपूत काल के जो इंपॉर्टेंट शासक हैं उनका शासन हमें देखने को मिलता है। गुर्जर प्रतिहार हो, चंदेल हो, राष्ट्रकूट हो, परमार हो, ऐसे कई सारे राजवंश जो थे वो इस समय हमें भारत की इस धरती पर शासन करते दिखाई पड़ते हैं। जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद वर्धन साम्राज्य का पतन हो गया, तो कहीं ना कहीं हमें सीधे तौर पर स्वतंत्र राज्य जो थे वो दिखाई पड़ते हैं, जिनमें राजपूत शासन एक इंपॉर्टेंट भूमिका में हमें दिखाई पड़ता है। ये वो दौर था जब भारत पर मुस्लिम आक्रांताओं के आक्रमण भी प्रारंभ हो गए थे। तो इस लेक्चर में हम उन सभी चीजों पर डिस्कशन करने वाले हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 से लेकर 1200 ईस्वी का शासन या समय मुख्यतः जाना जाता है, जिसको हम उत्तर भारत के संदर्भ में बात करते हैं। तो यहां पर इसे हम क्या कहेंगे? राजपूत काल की संज्ञा देते हैं। क्या? राजपूत काल की संज्ञा देते हैं। विशेष तौर पर ये जो 8वीं सदी से 12वीं सदी का जो शासन रहा, ये राजपूत काल के नाम से जाना जाता है, जिस काल में हम लोगों को गुर्जर प्रतिहार, इसके अलावा हम लोगों को चौहान वंश के शासन, इसके अलावा गढ़वाल वंश का शासन दिखाई पड़ता है, परमार वंश का शासन दिखाई पड़ता है, चालुक्य जो वंश है इसका हमें शासन दिखाई पड़ता है, चंदेल वंश का शासन हमें दिखाई पड़ता है। ऐसे कई सारे शासक हमारे देश में अलग अलग शासन व्यवस्था के अंतर्गत, साम्राज्य के अंतर्गत दिखाई पड़ते हैं और हम इनसे संबंधित प्रश्नों को देखने वाले। तो मुख्य रूप से 750 ईस्वी मतलब 8वीं शताब्दी से 12वीं सदी तक के ईस्वी तक के जो शासन रहा है वो राजपूत काल के नाम से हमारा देश में जाना जाता है। हम आज के इस लेक्चर में अग्निकुंड के सिद्धांत के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो सिद्धांत कहीं ना कहीं राजपूतों की उत्पत्ति से संबंध सिद्धांत के तौर पर देखा जाता है। जब मलेच्छों का हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रूरता और उनके आक्रमण, उनके द्वारा जो नुकसान था वो बढ़ता जा रहा था, तो ऐसी कंडीशन में हमें अग्निकुंड का सिद्धांत देखने को मिला, जिससे राजपूतों की उत्पत्ति देखी जाती। क्लियर? बात करेंगे आगे उसके बारे में भी। अगला प्रश्न है, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय यहां का शासक कौन था? तो दोस्तों, सिंध की अगर हम बात करें तो यहां का राजा जो था वो दाहिर था और ये एक ब्राह्मण वंशी, याद रखिए, ब्राह्मण वंश का एक हिंदू राजा हुआ करता था। ये उस वंश का शासक था जिसकी स्थापना चाच के द्वारा की गई थी और इसके पुत्र के तौर पर राजा दाहिर को देखते हैं। इस समय अगर हम सिंध की राजधानी बात करें तो सिंध की राजधानी हुआ करती थी आलोर। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंध की राजधानी क्या थी, तो प्रारंभ में सिंध की राजधानी जो थी वो आलोर थी। और अगर हम इस ब्राह्मण वंश की बात करें जो चाच के द्वारा इस समय स्थापित किया गया था, इसके पहले यहां पर राय वंश का शासन चल रहा था और ये राय वंश का शासन जो था दोस्तों, ये याद रखिएगा, इसमें आपको साहसी द्वितीय एक इंपॉर्टेंट शासक के तौर पर दिखाई पड़ता है। हुआनसांग के अगर हम विवरण की बात करें तो उसके विवरण के आधार पर हमको यह भी पता चलता है कि इस समय हर्षवर्धन जो था उसने इस सिंध के इलाके को जीत लिया था। तो ये सारी जानकारी हमें मिलती है। लेकिन हम बात करें अगर 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण की, तो ध्यान रखना है कि 8वीं शताब्दी के इस प्रारंभ के दौर पर, 8वीं सदी के प्रारंभ के इस दौर में अगर हम देखें तो 711 ईस्वी में ही भारत पर अरबों का पहला आक्रमण हो गया था। जिस प्रकार से प्राचीन काल में भारत पर विदेशी लोगों का आक्रमण देखने को मिला, उसी प्रकार से मध्यकाल में भी देखने को मिला। अगर हम
प्राचीन काल में बात करें तो ईरानी पहले आक्रमणकारी थे, वैसे मध्यकाल में बात करें तो अरबी लोगों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। और अरबी का पहला आक्रमण कब हुआ था? 711 ईस्वी के आसपास। 711 ईस्वी में जब खलीफा मंसूर हुआ करता था, जो खलीफा था वो मंसूर हुआ करता था, उसके समय उबैदुल्ला, याद रखेंगे, उबैदुल्ला जो रहा, इसने भारत पर आक्रमण किया था। यह भारत पर पहला अरबी आक्रमण भी था, परंतु ये जो आक्रमण था ये सफल नहीं हुआ। याद रखिएगा, ये सफल नहीं हुआ था। इसके बात करें तो 711 ईस्वी में भी हमें बोल सकते हैं बुदेल, एक व्यक्ति है जिसका नाम हमें देखने को मिलता है बुदेल। तो बुदेल नाम का जो व्यक्ति था, इसका भी हमें आक्रमण देखने को मिलता है 711 ईस्वी में ही, लेकिन यह भी असफल आक्रमण था। तो पहला सफल आक्रमण किसने किया? वैसे आक्रमण दो पहले हो चुके थे, दोनों सफल नहीं हुए थे। सफल आक्रमण होता है 712 ईस्वी में, किसका? मोहम्मद बिन कासिम का। मोहम्मद बिन कासिम। अब ये मोहम्मद बिन कासिम जो था, इसने भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किया था, और ये एक अरबी था। ये कौन था? तो इस समय जो ईरान का क्षेत्र था, यहां पे गवर्नर के तौर पर एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है जिसका नाम मिलता है आपको अल हज्जाज, और खलीफा का नाम मिलता है यहां पर क्या? सुलेमान। तो इसने श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को लेकर एक बोल सकते हैं रणनीतिक तौर पर भारत पर आक्रमण करने का एक कारण ढूंढा, और उसने आक्रमण करने के लिए भारत पर किसको भेजा? मोहम्मद बिन कासिम को। मोहम्मद बिन कासिम जो था वो अल हज्जाज जो रहा, इसका दामाद और प्रमुख सेनापति के तौर पर दिखाई पड़ता है। 712 एडी में इसने आक्रमण किया। आक्रमण कहां किया इसने? सिंध प्रदेश पर आक्रमण किया, और सिंध प्रदेश पर इसने जब आक्रमण किया तो राजा कौन हुआ करता था? दाहिर, जो एक ब्राह्मण वंशी शासक के तौर पर आपको दिखाई पड़ता है। सिंध का यहां पर इंपॉर्टेंट बंदरगाह था देवल। देवल यहां पर बंदरगाह के तौर पर दिखाई पड़ता है, और आलौर सिंध की राजधानी के तौर पर दिखाई पड़ता है। इस पूरे क्षेत्र पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया। न सिर्फ आक्रमण किया, भारी लूटपाट भी की, और हजारों महिलाओं के साथ इन विदेशी मुस्लिम आक्रांताओं ने उस समय बोल सकते हैं बलात्कार भी किया। क्वेश्चन पूछे कि अरबों के इस आक्रमण का कारण क्या रहा, तो दोस्तों हम बोल सकते हैं कि हम एक संपन्न राष्ट्र रहे हैं प्रारंभ से, और हमारी संपन्नता कहीं ना कहीं हमारे ऊपर विदेशी आक्रमण का कारण भी रही है। जब भारत इतना संपन्न देश रहा, तो ऐसी कंडीशन में ही विदेशियों ने भारत पर एक के बाद एक आक्रमण भी किए। तो कहीं ना कहीं अरबों ने एक उद्देश्य अपना बताया था कि इनको इस्लाम का प्रचार करना था, और दूसरा उद्देश्य इन्होंने बताया था कि लूट, धन की लूट करना इनका उद्देश्य था। तो इस्लाम का प्रचार करने के लिए, धन की लूट के उद्देश्य से ही मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे क्षेत्र पर, सिंध पर आक्रमण किया था, राजा दाहिर पर आक्रमण किया था। आक्रमण करने के बाद ये कहानी भी देखने को मिलती है कि सूर्य देवी, परमल देवी जो राजा दाहिर की पुत्री थी, इन्हें अल हज्जाज के पास भेज दिया गया था, और इसकी जो वाइफ थी जिसका नाम लाड़ी बेगम के नाम से मिलता है, उससे कासिम जो था उसने उसको खुद अपने पास रख लिया था। राजा दाहिर को यहां से जाने पर मजबूर होना पड़ा था, भारी लूटपाट हुई, और ये वो समय था जब सिंध के इस क्षेत्र पे हजारों लाखों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, लूटपाट हुई, तो लोग सिंध छोड़कर भागने लगे। और कुछ क्षेत्र जब सिंध छोड़कर भागे लोग, तो कुछ लोग गुजरात पहुंचे, कुछ लोग राजस्थान के क्षेत्रों में पहुंचे। और ये वो समय था जब यहां पर हमें दिखाई पड़ता है एक व्यक्ति जिसका नाम है बप्पा रावल। तो बप्पा रावल इस समय वीर योद्धा के तौर पर थे, जिन्हें काल भोज के तौर पर आप जानते हैं। और अगर हम देखें कि अरबी आक्रमण के बाद लगभग आगे के 300-400 सालों तक देश पर कोई मुस्लिम आक्रमण दिखाई नहीं पड़ता, उसका इंपॉर्टेंट कारण कौन रहे हैं? बप्पा रावल रहे हैं। इनकी सेना ने अरबी लोगों को इस प्रकार से भारत के बाहर खदेड़ा था, उनका अरब तक पीछा किया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं इन मुस्लिम विदेशी आक्रांताओं के दिमाग में एक डर स्थापित हो गया था कि भारत पर आक्रमण अगर करोगे, इस प्रकार का कोई शक्ति है जो हमें छोड़ेगी नहीं। तो इस वजह से अगले 300-400 सालों तक भारत पर कोई विदेशी आक्रमण नहीं देखने को मिलता, और अगला अगर आक्रमण हमें देखने को मिलता है भारत पे, तो तुर्की आक्रमण देखने को मिलता है। महमूद गजनवी जैसे व्यक्ति को आप जानते हैं, आगे उसके बारे में हम चर्चा भी करने वाले हैं। ठीक, अच्छा, यहां पर एक और चीज कि कारण समझ में आया, आक्रमण की व्यवस्था समझ में आई, शासक कौन था वो समझ में आया, देवल एक बंदरगाह के तौर पर प्रसिद्ध था वो समझ में आया, लेकिन यहां पर परिणाम क्या हुआ अरबों के आक्रमण का? दोस्तों, अरबों के आक्रमण को आप भारत में एक घटना मात्र
के तौर पर देखते हैं, इनका कोई भारी भरकम हमारे ऊपर प्रभाव नहीं दिखा। एक ये कि दिरहम नाम के सिक्के हमारे यहाँ चलाए गए, खजूर का प्रयोग हुआ, अरबी घोड़े का प्रयोग शुरू हुआ, ऊंट का प्रयोग भारत में शुरू हुआ, ऐसी कुछ चीजें आई। लेकिन बेहतर तौर पर देखें तो अरबी लोग भारतीय ज्योतिष से, शास्त्रों से, गणितीय व्यवस्था से, दशमलव पद्धति से, इन सब से प्रभावित हुए और ये सारा ज्ञान अरबियों ने हमसे ग्रहण किया और बाकी दुनिया के क्षेत्रों तक ये ज्ञान पहुंचता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो अरबी लोगों से भारत इतना ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ जितना कि अरबी भारत से प्रभावित होकर यहां से चीजों को लेकर जाते हैं। लेकिन यहां याद रखना कि अगले लगभग 400 सालों तक अगर हमें कोई मुस्लिम आक्रमण दिखाई नहीं पड़ता है तो यहां पर आपको बप्पा रावल जी का एक इंपॉर्टेंट रोल दिखता है। क्लियर? चलिए, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत पर पहले अगर आक्रमणकारी रहे हैं तो वो कौन रहे हैं? अरबी। और पहला सफल अरबी आक्रमण करने वाला अगर कोई शासक रहा है तो पहला सफल अरबी आक्रमण करने वाला कोई व्यक्ति था तो वो मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की क्षेत्र पर आक्रमण किया, राजा दाहिर पर आक्रमण किया और आक्रमण करके महिलाओं के साथ बलात्कार हो, सिंध के क्षेत्र की लूट हो, इन सब घटनाओं को इसने अंजाम दिया। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। अगला प्रश्न है आपका, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? तो ध्यान रखेंगे, ब्राह्मणों को जजिया कर से पूर्णतः मुक्त रखा गया था। अब समस्या यह है कि जजिया कर है क्या, इस वर्ड को समझें। तो याद रखिए, एक प्रकार का संपत्ति कर था। जजिया कर क्या है? जजिया कर एक प्रकार का संपत्ति कर था, एक प्रकार का प्रॉपर्टी टैक्स था। और यहां यह भी समझिए कि सबसे पहले किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे देश पे लगाया था। एक्चुअल में ये वो समय था जब बड़े स्तर पर धर्मांतरण की क्रिया देखने को मिल रही थी और ऐसा माना जाता था कि एक तरफ आपके देश में हिंदू की व्यवस्था दिख रही थी और मुस्लिम जो आक्रांता थे उन्होंने हमारे देश पर आक्रमण तो कर ही दिया था। अब ये चाहते थे कि इनका धर्म जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रसारित हो, तो इन्होंने इस कर का यहां पर सहयोग लिया और इन्होंने क्या किया, संपत्ति कर लगाना शुरू किया कि जो गैर मुस्लिम हैं, मतलब मुसलमानों से अलग जो भी हैं, बौद्ध हो, जैन हो, जो भी हो, इन सबके ऊपर ये धर्म के आधार पर संपत्ति टैक्स लगेगा। ज्यादा से ज्यादा इसकी दर होती थी। ऐसे में जो लोग ये पे नहीं करना चाहते थे वो मुस्लिम धर्म में प्रवृत्त हो जाते थे, जिसके कारण वे इस कर से बच जाते थे। तो ये धार्मिक कर जो था, संपत्ति कर था, जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था और भारत में सबसे पहले ये मोहम्मद बिन कासिम लेकर आया था और ब्राह्मणों को इससे पूर्णतः मुक्त रखा गया था। लेकिन इस कर की हम बात करें तो यहां से इसका आपको प्रारंभ देखने को मिलता है दोस्तों, प्रारंभ देखने को मिलता है। अगर इसकी आगे बात करें तो कई शासक जो थे उन्होंने इसको लेकर बदलाव किया। जैसे फिरोज शाह तुगलक की बात करूं, तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक, ये एक बहुत कट्टर शासक बनना चाहता था। तो कट्टर शासक था एक धार्मिक तौर पर, तो इसने क्या किया कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाए। एग्जाम में पूछेगा कि किसने ब्राह्मणों पर जजिया कर इंपोज किया, तो वो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। लेकिन अकबर का जब शासन आता है तो अकबर के शासन के समय लगभग 1564 के आसपास जजिया कर खत्म कर दिया जाता है। हालांकि इसी के समय लगभग 1575 के आसपास हम देखते हैं तो जजिया कर पुनः लगाया जाता है, लेकिन उसको पुनः समाप्त कर दिया जाता है। तो अकबर सबसे पहले जजिया कर पर प्रतिबंध लगाने का काम करता है, ये याद रखना है। लेकिन जब हम बात करते हैं अकबर के बाद के शासकों की तो शाहजहां का नाम याद आता है। शाहजहां के शासनकाल में हम देखें तो शाहजहां के शासनकाल में जजिया कर जो था उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया था। लगभग 1633-34 के आसपास बात करें तो शाहजहां ने जजिया कर पर प्रतिबंध लगाया। लेकिन जजिया कर को दोबारा से चालू कर, प्रतिबंध किसने लगाया था? अकबर ने। अकबर ने जब रोक लगाई, शाहजहां ने इसको दोबारा से प्रारंभ किया और कुछ लोगों ने जब शाहजहां को समझाया तो फिर उसने दोबारा से इस पर रोक लगा दी। शाहजहां ने चालू किया फिर बंद कर दिया। औरंगजेब के समय आते हैं। औरंगजेब ऐसा शासक था जो धार्मिक तौर पर कट्टर था, हिंदुओं का धर्मांतरण ज्यादा से ज्यादा करवाना चाहता था।
ये कहीं ना कहीं भारत को एक इस्लाम के देश बनाने पर तो हुआ था। सबसे ज्यादा धर्मांतरण करने का काम औरंगजेब के समय हुआ, सबसे ज्यादा कट्टर शासक के तौर पर देखा गया। तो औरंगजेब ने जजिया कर न सिर्फ लगाया, इसकी रेट दर भी ज्यादा कर दी थी। और औरंगजेब के बाद हम देखें तो मोहम्मद शाह रंगीला जिसका नाम था रोशन अख्तर। अब ये मोहम्मद शाह रंगीला जो था इसने पूरी तरीके से जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। लाने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ब्राह्मणों पर लगाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक। और सबसे पहले जजिया कर पर पाबंदी लगाने वाला शासक कोई था तो वो अकबर था। किस शासक ने इसको चालू करके दोबारा से बंद कर दिया था? शाहजहां ने इसको चालू करके बंद कर दिया था। किसने जजिया कर को बहुत क्रूरतापूर्वक, बहुत ज्यादा दर के साथ लागू किया था? औरंगजेब का नाम आता है। औरंगजेब ने इसको बहुत ज्यादा क्रूरता के साथ लागू किया था ताकि ज्यादा से ज्यादा धर्मांतरण हो सके और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसमें धर्मांतरण करके मुस्लिम धर्म में प्रविष्ट हो सके। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश के लिए आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया और यज्ञ के अग्निकुंड में 4 राजपूत कुल परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार और चौहानों का जन्म हुआ था। तो ये सिद्धांत कहलाता है अग्निकुंड का सिद्धांत, जिसको लेकर विद्वान कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति हुई है अग्निकुंड से हुई है। कहीं ना कहीं मलेच्छ जो थे इनको विदेशी लोगों के तौर पर आप देखते हैं और इन्होंने बहुत क्रूरता हमारे यहां पर दिखाई। कुछ ग्रंथों में हुण जो आए थे उनको मलेच्छ की संज्ञा दी गई है। पशुओं के समान एक प्रकार की प्रजाति थी जो अत्याचार करने में सीमाओं को नहीं देखती थी। तो ऐसे जो मलेच्छ लोग थे, निम्न लोग थे, पशु तुल्य लोग थे, इनके अत्याचार जब बढ़ गए तो इनको समाप्त करने के लिए वशिष्ठ जो थे इन्होंने आबू पर्वत कहाँ है? आबू पर्वत है राजस्थान में। राजस्थान जब आप जाते हैं तो आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ, दिल्ली से लेके तो गुजरात तक व्यवस्थित तौर पर देखें तो विस्तार सबसे ज्यादा है राजस्थान में। यहां पर आपको अरावली पर्वत श्रेणी दिखता है। यह अरावली पर्वत जो है ये दुनिया का सबसे प्राचीनतम मोड़दार पर्वतों में से एक पर्वत है, जिसका सर्वोच्च शिखर जो है वो गुरु शिखर है। सर्वोच्च शिखर क्या है? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर के आसपास मानी जाती है। और यहीं पर आपको माउंट आबू मिलता है। ये जो माउंट आबू है इसी को आप आबू पर्वत कहते हैं, जहां पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर भी स्थित है। अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, स्वास्थ्यवर्धक स्थल है राजस्थान में, अरावली पर्वत श्रेणी के अंतर्गत। यहीं पर गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ किया था। अग्निकुंड से 4 राजपूत कुल आए थे, जिसमें परमार, चालुक्य या सोलंकी या प्रतिहार या चौहानों का उद्भव हुआ था। इस सिद्धांत की पुष्टि पृथ्वीराज रासो से होती है। इस सिद्धांत की पुष्टि कैसे होती है? तो पृथ्वीराज रासो से होती है। पृथ्वीराज रासो क्या है? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है जो हिंदी भाषा में लिखा गया है और इसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में पूरी व्यवस्था देखने को मिलती है। चंद्रबरदाई कौन थे? चंद्रबरदाई वो व्यक्ति थे जो पृथ्वीराज चौहान के यहाँ पर कवि थे और इनके बचपन के दोस्त थे। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो संपूर्ण जानकारी है वो आपको चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से मिलती है, जो हिंदी में एक महाकाव्य के तौर पर आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है, और इसी के अनुसार पता चलता है कि महर्षि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था और उस यज्ञ में जो अग्निकुंड था उस अग्निकुंड से ही 4 राजपूत कुलों की उत्पत्ति हुई थी, जो कि उन्होंने मलेच्छों के अंत के लिए किया था। और इसके बाद हम पूरे इस व्यवस्था को राजपूत काल के नाम से जानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर एक सिद्धांत मिलता है। अगर एग्जाम में आता है तो आप लिख दीजिएगा किस प्रकार की व्यवस्था थी। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, दिल्ली का या दिल्ली नगर की स्थापना की थी? दोस्तों दिल्ली को आप पहले दिल्ली का कहते थे। महाभारत काल में अगर चले जाए तो इंद्रप्रस्थ नाम मिलता है। महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ के नाम से प्रसिद्ध रहा ये क्षेत्र। बाद में इसे दिल्ली का कहा गया और ये वर्तमान में दिल्ली के तौर पर दिखाई पड़ता है। भारत का केंद्र है, भारत का राजधानी क्षेत्र है, जिसे 1911 में राजधानी घोषित किया गया, 1912 में राजधानी बनाया गया। 1912 के पहले देश की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। कहीं ना कहीं जब तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में आयोजित किया गया था, उसके बाद जो जॉर्ज पंचम
उनकी पत्नी महारानी मेरी जो थी वो जब भारत आए तो उनके भारत आगमन पर घोषणा हुई। घोषणा में भारत की राजधानी 1911 में दिल्ली बनाने की बात की गई। 1912 में उनको राजधानी परिवर्तित करने की व्यवस्था भी कर दी गई और कहीं ना कहीं आज हम इसके दिल्ली राजधानी क्षेत्र के तौर पर देखते हैं। अब ये जो दिल्ली है इसकी स्थापना का श्रेय जाता है तोमर शासकों को। याद रखिएगा, तोमर शासकों को जाता है। और तोमर शासक में अनंगपाल, ये जो अनंगपाल तोमर थे, इन्होंने लगभग 736 ईस्वी के आसपास तोमर राजवंश की स्थापना की थी और इन्हीं वंश के आगे के शासक हुए थे अनंगपाल द्वितीय। तो अनंगपाल द्वितीय जो हुए, इन्हीं ने बाद में दिल्ली की स्थापना की थी। और दिल्ली की स्थापना इन्होंने कब की थी? लगभग 11वीं सदी के आसपास हम देखें तो दिल्ली की स्थापना अनंगपाल द्वितीय के द्वारा की गई थी। यही दिल्ली लगभग 1164 के आसपास हम देखें चौहानों के अंतर्गत आ गई थी। एक्चुअल में पृथ्वीराज चौहान की जब हम बात करें तो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो दिल्ली के शासक हुए थे और ये कहा जाता था कि दिल्ली जो है वो तो तोमरों की व्यवस्था थी। तोमर लोगों ने लगभग 11वीं शताब्दी में अनंगपाल द्वितीय के द्वारा दिल्ली की स्थापना की गई। अब दिल्ली की स्थापना तोमर के द्वारा की गई तो ये जो पृथ्वीराज चौहान है इसको लेकर कहा जाता है कि तोमर जो थे ये पृथ्वीराज चौहान के नाना थे, मतलब इनका ननिहाल था। पृथ्वीराज चौहान की माता कर्पूर देवी थी। अजमेर का जो क्षेत्र है राजस्थान का, अजमेर जिसको आप पहले अजय मेरू के तौर पर जानते थे, यहां पर पृथ्वीराज चौहान की पूरी शासन व्यवस्था पुरानी दिखाई पड़ती है। माता कर्पूर देवी थी, पिताजी का देहांत हो गया छोटी सी उम्र में। माता को ऐसा सोचने में आ रहा था कि पृथ्वीराज चौहान की व्यवस्था कैसे चलेगी, तो कहा जाता है कि नाना जो थे तोमर, उन्होंने दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान को बुलाया छोटी सी उम्र में और बाद में इनकी सभी प्रकार से शिक्षा दीक्षा शस्त्र आदि चीजें दी। और बाद में ये कहा गया कि दिल्ली जो था वो पृथ्वीराज चौहान को विरासत में नाना से मिला और उस दिल्ली को पृथ्वीराज चौहान ने अपनी कुशलता, अपनी शक्ति, अपने पावर के दम पर विस्तृत कर दिया और दिल्ली के एक महान हिंदू शासक के तौर पर पृथ्वीराज चौहान स्थापित हुए। और इनकी ख्याति इतनी ज्यादा तेज हुई वीरता के आधार पर इनके कि इनसे बाकी के जो आसपास के राजपूत राजा थे वो जलने लगे, जिनमें इंपॉर्टेंट राजा के तौर पर आपको दिखाई पड़ता है कौन? जयचंद। जयचंद आपको यहां दिखाई पड़ेगा। जयचंद जो था इसने क्या किया कि कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान से इनकी एक दुश्मनी सी थी, ईर्ष्या की भावना थी। और यहां पर एक और चीज दिखाई पड़ती है, चंद्रवरदाई जो थी, चंद्रवरदाई जो रहे, इनका ग्रंथ जो रहा पृथ्वीराज रासो, ये पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ रहा, इससे हमें पता चलता है कि जयचंद की जो पुत्री थी, राठौर शासक थे जयचंद, राठौर शासक से जयचंद, और इनकी पुत्री का नाम था संयोगिता। संयोगिता जो था उनने कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान की वीरता के किस्से सुन रखे थे और वीरता के जब किस्से सुन रखे थे तो कहीं ना कहीं संयोगिता पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करने लगी थी। और हुआ यही कि भरी सभा से बाद में पृथ्वीराज चौहान जो थे वह संयोगिता को लेके चले गए। सभा कौन सी? कि जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर रखा था, उस स्वयंवर में से पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को लेकर चले गए, जो बात कहीं ना कहीं जयचंद को बहुत ज्यादा चुभती है, बेइज्जती सा फील होती है। और इसीलिए कहीं ना कहीं जयचंद जो है वो मोहम्मद गौरी जो है इसके साथ जुड़ जाता है और मोहम्मद गौरी की हेल्प करता है जयचंद पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट। और जब 1192 में आपको तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध दिखाई पड़ता है, इन युद्धों में आपको परिणाम अलग देखते हैं। संयोगिता से विवाह के पहले 1191 में तराइन का जो पहला युद्ध हुआ, इसमें पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह पराजित कर दिया था। लेकिन 1192 में जब सेकंड युद्ध हुआ, इस युद्ध में जयचंद की सहायता और बाकी चीजें होने के बाद मोहम्मद गौरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। पृथ्वीराज चौहान जी को दोनों आंखें फोड़कर कैद कर लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान की हार में एक इंपॉर्टेंट कारण के तौर पर देखने को मिलता है देश के शासकों का विश्वासघात। जयचंद जैसे लोग जो थे वो गौरी के साथ मिल गए थे, उन्होंने कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ गौरी का साथ दिया और परिणाम हुआ कि 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और कहीं ना कहीं उनका अंत हो जाता है बाद में। तो इस प्रकार की चीजें जयचंद के कारण आपको दिखाई पड़ती है और ये जो व्यवस्था है ये कहीं ना कहीं आपको
दिल्ली के संदर्भ में देखने को मिलती है। तो हमने यहाँ इस प्रश्न के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान जी की व्यवस्था को देखा कि कैसे वो अजमेर राजस्थान से संबंधित थे, किस प्रकार से दिल्ली की राजगद्दी पर आए, जयचंद जैसे शासकों से उनकी दुश्मनी होना और बाद में मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध में पराजित होना तराइन के दूसरे युद्ध में। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जी की हार होती है, उस हार के बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि मोहम्मद गौरी जो रहा ये भारत में मुस्लिम शासन का स्थापनाकार था। ये ध्यान रखना। इसके पहले जो भी आक्रमण हुए थे वो धन प्राप्ति के उद्देश्य से, लूट के उद्देश्य से किए गए थे और उसमें किया भी लूट का ही काम किया गया था। लेकिन गौरी का जो आक्रमण था इसके माध्यम से भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना हुई। दिल्ली जो है वहां पर गौरी सुल्तान बनता है, ये ध्यान रखना है। तो जयचंद की सहायता से गौरी भारत का सुल्तान बना, दिल्ली का सुल्तान बना और कहीं ना कहीं भारत में पहली बार मुस्लिम सत्ता की स्थापना भी देखने को मिलती है। ये सारी की सारी जानकारी हमें चंद्रबरदाई के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो से मिलती है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए तो अगला प्रश्न है आपका, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने, जो सिसोदिया राजवंश के महत्वपूर्ण शासक थे। सिसोदिया राजवंश के शासक रहे और ये आमेर के शासक थे। तो आमेर के शासक के तौर पर आप किसको देखते हैं? राणा कुंभा को देखते हैं। और राणा कुंभा ने लगभग 1448 में इस विजय स्तंभ को चित्तौड़ में, कहां पर? चित्तौड़ में स्थापित करवाया था, राजस्थान में। और क्यों स्थापित करवाया था ये विजय स्तंभ? इस विजय स्तंभ को आप कीर्ति स्तंभ के तौर पर भी जानते हैं। और इन्होंने क्या किया गया था कि हुशंग शाह जो था वो इस समय इनका एक चिर प्रतिद्वंदी शासक था, तो इसको इन्होंने हराया था। इसको हराने के बाद 1448 में चित्तौड़ में राणा कुंभा जी ने विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ की स्थापना करवाई थी, ये ध्यान रखेंगे। और राणा कुंभा का संबंध सिसोदिया डायनेस्टी से रहा है और इन्होंने ही चित्तौड़ में विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ स्थापित करवाया था, ध्यान रखना। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो भारत पर पहली बार आक्रमण अरबी लोगों ने किया था। और अरबी लोगों में हम लोगों ने देखा कि 711 ईस्वी में उबैदुल्ला आक्रमण हुआ, 711 ईस्वी में ही बुदेल का आक्रमण हुआ, मंसूर खलीफा हुआ था, दोनों आक्रमण असफल थे। 712 एडी में अल हज्जाज का दामाद मोहम्मद बिन कासिम भारत पर पहला सफल अरबी आक्रमण करता है और खलीफा इस समय हुए करते थे सुलेमान। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। पृथ्वीराज रासो हिंदी का एक महाकाव्य है, याद रखेंगे, हिंदी का महाकाव्य मिलता है आपको पृथ्वीराज रासो के तौर पर। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र थे, उनके दरबारी कवि के तौर पर, विद्वान के तौर पर जाने गए थे और इन्होंने ही, चंद्रबरदाई जी ने ही पृथ्वीराज चौहान की कहानी को अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में लिखा था। बराबर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियों का मेल बैठाएं। एक तरफ सूची 1 में शासक वंश दिए हैं, दूसरी तरफ उनकी राजधानी दी है। तो प्रतिहार शासकों की राजधानी कन्नौज हुआ करती थी, चंदेल की राजधानी खजुराहो हुआ करती थी, हम इसको जेजाक भुक्ति के नाम से पहले जानते हैं। इनकी राजधानी महोबा भी हुई थी, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। परमारों की राजधानी धार हुआ करती थी। चालुक्य या सोलंकी शासक जो गुजरात में शासन करते थे, इनकी राजधानी अनिलवाड़ा हुआ करती थी। और याद रखिएगा, लगभग 1197 में हम बात करें तो अनिलवाड़ा का युद्ध होता है भीम द्वितीय और किसके बीच में? कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच में, जिसमें ऐबक भीम द्वितीय को पराजित कर देते हैं। तो भीम द्वितीय का संबंध जो रहा है वो किससे रहा है?
सोलंकी वंश से या गुजरात के चालुक्य वंश से रहा है। और भीम द्वितीय वो व्यक्ति भी था, याद रखिए, चालुक्य वंशी शासक भीम द्वितीय वो भी शासक थे जिन्होंने 1178 में जब मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया था तो भी उनको हराया, और 1195 में जब दोबारा से मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया तो हराया। मतलब गौरी का जब आक्रमण होता है गुजरात पर तो दोनों बार हमें भीम द्वितीय के द्वारा इनकी पराजय दिखाई पड़ती है। तो क्वेश्चन अगर पूछे कि गौरी अपने जीवन में किसको कभी पराजित नहीं कर पाया, तो चालुक्य वंशी शासक गुजरात के भीम द्वितीय को पराजित नहीं कर पाया था। पराजित कब हुए भीम द्वितीय? भीम द्वितीय कुतुबुद्दीन ऐबक से अनिलवाड़ा के युद्ध में 1197 में पराजित हुए थे, ध्यान रखेंगे। परमार वंश की हम बात करें दोस्तों तो उपेंद्र राज के द्वारा इस वंश की स्थापना की गई थी। धार इनकी राजधानी थी। और यह भी याद रखिएगा कि इस वंश में राजा भोज जैसे विद्वान शासक हुए जिनको कविराज की उपाधि दी गई थी, जिन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे थे, जिनकी विशेष रुचि थी खगोल शास्त्र में, विज्ञान में, साहित्य में। और कहीं ना कहीं राजा भोज के बारे में जानकारी हमें परमार वंश के संबंध में देखने को मिलती है। चंदेल शासक जिन्होंने जीजाग भुक्ति, छतरपुर क्षेत्र में खजुराहो जो है वहां पर कहीं ना कहीं शासन किया, राजपूतों की एक शाखा थी। और इनके द्वारा यहाँ पर बेहतर मंदिरों का निर्माण किया गया, जिसमें कंदरिया महादेव का जो मंदिर है वो शिव जी को समर्पित एक विशाल मंदिर के तौर पर देखने को मिलता है, जहां से आपको विशाल नंदी की मूर्ति मिलती है, जिस मंदिर के दरवाजे पर आपको यक्ष यक्षिणियों की प्रेम की मुद्रा में कहीं ना कहीं मूर्तियां भी मिलती हैं। और प्रतिहार शासकों की राजधानी कन्नौज थी। जब हम 8वीं शताब्दी ईस्वी की बात करते हैं तो पाटलिपुत्र जो है, जो पहले समय पे राजवंशों की राजधानी हुआ करती थी, भले वो गुप्तों की राजधानी की बात कर लें या मौर्य शासकों की राजधानी की बात करें, तो पाटलिपुत्र थी, क्योंकि प्राचीन काल के उस दौर में पाटलिपुत्र का जो महत्व था बहुत ज्यादा था। लेकिन 8वीं शताब्दी में जब हम आते हैं ईस्वी के आसपास, तो इस समय कन्नौज जो एक मैदानी क्षेत्र में आता था बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और इसके महत्व जब बढ़ गया तो कहीं ना कहीं यहां पर आपको त्रिपक्षीय संघर्ष देखने को मिलता है कन्नौज को लेकर। और इस त्रिपक्षीय संघर्ष में अंत में गुर्जर प्रतिहार जो होते हैं वो जीत जाते हैं, इसलिए हम लिखते हैं कि प्रतिहार शासक कन्नौज के शासक हुए थे, बराबर। अच्छा, यहां पर जब हम चंदेल शासकों की बात करते हैं ना, चंदेल शासकों में दोस्तों धंगदेव महानतम शासक हुए थे, जिन्होंने लगभग 999 ईस्वी के आसपास कंदरिया महादेव का मंदिर भी बनवाया था। धंगदेव के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने प्रयाग में जाकर जल समाधि ले ली थी। तो प्रयाग में जल समाधि लेने वाले शासक कौन थे? धंगदेव थे, चंदेल वंश के शासक थे, ये ध्यान रखना है, जिन्होंने कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये राज्य और उनसे संबंधित राजधानियों को भी आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ जाएंगे। यहां पर इन सबको नोट कर लीजिए बेहतर तरीके से, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन छूटने की संभावना ना रहे, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा मंदिर था? याद रखिएगा कि यह मंदिर था त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर, शिव जी को समर्पित यह मंदिर रहा। और ये जो त्रिभुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर है ये उड़ीसा की राजधानी, याद रखिए, जो भुवनेश्वर है यहां पर स्थित है, शिव जी को समर्पित मंदिर है। और इस मंदिर का निर्माण हम देखें तो वर्तमान स्वरूप इसका 11वीं सदी में सामने आया था। 11वीं सदी में सामने आया क्या? इसका वर्तमान स्वरूप, मतलब आज आप जिस रूप में इसको देखते हैं वो रूप इसका 11वीं सदी में सामने आया। लेकिन इसका जो निर्माण है वो लगभग 617 ईस्वी, मतलब 7वीं सदी में इसका निर्माण प्रारंभ हो गया था। और निर्माण करने वाले राजा थे लला टेडुकेश्वर। लला टेडुकेश्वर ने इसका निर्माण कार्य शुरू करवा दिया था, और कब? 617 ईस्वी के आसपास। लेकिन वर्तमान स्वरूप में ये 11वीं सदी में आता है। कहां है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। और ये शिव जी को समर्पित मंदिर है, ठीक है। नाम याद रखिएगा कि लला टेडुकेश्वर के द्वारा इसको स्थापित करवाया गया था। एक प्रसिद्ध मंदिर है, अच्छा वास्तुकला का उदाहरण है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों दिलवाड़ा के जो मंदिर हैं ये जैन धर्म से संबंधित मंदिर हैं, और इन मंदिरों को आप
आबू पर्वत पर देखते हैं। ये कहाँ है? ये राजस्थान में है। राजस्थान में कौन से क्षेत्र में? अरावली पर्वत के क्षेत्र में है। अरावली पर्वत क्या है? दुनिया का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत में से एक पर्वत अरावली पर्वत है। इसका सर्वोच्च शिखर क्या है? गुरु शिखर है। और गुरु शिखर जो है लगभग 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहां पर ही आपको मिलता है क्या? माउंट आबू। और माउंट आबू में ही दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं। और याद रखिएगा कि भीम प्रथम थे, इनके सामंत के तौर पर काम करते थे विमल शाह। कौन? विमल शाह। जो विमल शाह थे ये भीम प्रथम के सामंत के तौर पर काम करते थे और इन्होंने लगभग 1031 ईस्वी के आसपास दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। ध्यान रखेंगे। भीम प्रथम कौन है? भीम प्रथम चालुक्य वंशी शासक था। और ये चालुक्य वंशी शासक वही है जिसके समय 1025 ईस्वी में जो महमूद गजनवी जो है इन्होंने गुजरात पर, सोमनाथ पर आक्रमण किया था। तो चालुक्य वंशी, सोलंकी वंशी शासक गुजरात के भीम प्रथम थे, जिनके सामंत का नाम था विमल शाह, जिसने 1031 ईस्वी के आसपास दिलवाड़ा के जैन मंदिर जो रहे, जैन धर्म को समर्पित जो मंदिर हैं, इनका निर्माण करवाया था। और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो मंदिर है ये पूर्णतः संगमरमर से निर्मित मंदिर है। अच्छा वास्तुकला का आपको उदाहरण यहां देखने को मिलता है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण चंदेल राजपूतों के द्वारा करवाया गया था। लगभग 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के आसपास हम देखें तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया गया, जो किस क्षेत्र में आता है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ही आपको पड़ता है। मंदिर निर्माण कला के तीर्थ के तौर पर आप इसे देखते हैं। यहां पर याद रखिए कि इस लंबे 100 वर्ष के इस दौरान बनाया गया, जिसमें इंपॉर्टेंट मंदिर के तौर पर आपको कंदारिया महादेव का जो मंदिर है वो दिखाई पड़ता है। याद रखेंगे। और कंदरिया महादेव के मंदिर के बारे में आपको थोड़ी देर पहले ही डिस्कशन कर चुका हूं कि क्या इसकी विशेषता है, किसने इसको बनवाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विजय स्तंभ कहां है? तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में महाराणा कुंभा के द्वारा स्थापित करवाया गया था, बता चुका हूं। अगला प्रश्न है लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो लिंगराज मंदिर की नींव की हम बात करें दोस्तों तो ययाति केसरी के द्वारा ये डाली गई थी, ये मंदिर की नींव। ठीक है, चलिए ये कहां है? उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है सोमनाथ के मंदिर पर 1025 में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गजनी पर का शासक कौन था? दोस्तों याद रखेंगे, अगर हम देखें क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलना है, गजनी पर शासन खुद महमूद गजनवी का था। महमूद गजनवी कहां का शासक था? गजनी का शासक था। तो गजनी का शासक जो है वो तो आपको महमूद गजनवी दिखाई पड़ेगा, लेकिन गुजरात का शासक कौन था? सोमनाथ मंदिर कहां है? गुजरात में है। गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम था, जो एक चालुक्य वंशी शासक था। चालुक्य वंशी या सोलंकी वंशी हम शासक इनको बोलते हैं, जो कि राजपूतों की एक शाखा थी। अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति मानी गई थी। अब यहाँ 1025 में जो सोमनाथ पर आक्रमण हुआ महमूद गजनवी का, ये धन प्राप्ति के उद्देश्य से, याद रखिए धन प्राप्ति के उद्देश्य से हम अगर बात करें तो महमूद गजनवी का सबसे सफल आक्रमण अगर कोई रहा है तो वो 1025 का सोमनाथ का रहा है। इसमें इसको अथाह सोना चांदी धन संपदा मिलता है। महमूद गजनवी जो है दोस्तों, इसने भारत पर 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच में लगभग 17 बार आक्रमण किया। और इसके हर आक्रमण का उद्देश्य क्या रहा? एक तो ये कि भारत की संस्कृति का विनाश कर देना, मंदिरों को हर बार तोड़ता था ये। दूसरा ये कि भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, और तीसरा ये धन की लूटपाट करना। तो इन्हीं उद्देश्य से महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1027 के बीच में भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया। और ये तुर्की आक्रमण के अंतर्गत आता है। ये भारत पर तुर्की आक्रमण थे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर हम गजनी साम्राज्य की बात करें तो यहां पर गजनी का जो साम्राज्य है वो आपको दिखाई पड़ता है अल्पतगीन के समय से। अल्पतगीन जो है इसने गजनी में इस साम्राज्य की स्थापना की थी। और इसके बाद हम देखें तो शासक बनता है कौन? सुबुक्तगीन।
सुबुक्तगीन अगला शासक बना। सुबुक्तगीन वो व्यक्ति है जिसने भारत पर पहला आक्रमण करवाया था। तो भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसका था? सुबुक्तगीन का था। अगर एग्जाम में पूछ ले कि भारत पर पहला तुर्की आक्रमण कराने वाला कौन था, तो वो सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन कौन है? ये गुलाम था। किसका गुलाम था? तो याद रखेंगे अल्पतगीन का गुलाम था सुबुक्तगीन, जिसने भारत पर आक्रमण करवाया। कब? लगभग 989 ईस्वी की मैं बात करूं तो पंजाब के शासक जयपाल पर आक्रमण करवाया। हालांकि वो आक्रमण महमूद गजनवी के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन उस समय शासक कौन था? सुबुक्तगीन था। तो भारत पर पहला तुर्की आक्रमण अगर करवाने वाला कोई था तो वो सुबुक्तगीन था। 989 पंजाब के शासक जयपाल पर यह आक्रमण हुआ था। हालांकि जब हम बात करते हैं 998 ईस्वी की, सुबुक्तगीन जब मरा तो सुबुक्तगीन के बड़े बेटे का नाम था इस्माइल, और इस्माइल जो था वो शासक बन जाता है। इस्माइल योग्य नहीं था। महमूद की महत्वाकांक्षाएं जाग उठी थी। महमूद ने कहा कि शासक मुझे बनना है। इस समय महमूद की उम्र कितनी थी? 27 वर्ष थी। तो महमूद गजनवी ने अपने बड़े भाई इस्माइल को मार दिया। इस्माइल को मारकर महमूद खुद गजनी का सुल्तान बन गया। और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला अगर पहला कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है तो वो कौन मिलता है आपको? महमूद गजनवी, जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी और खलीफा से किल्लत पत्र, शासन करने का जो वैधता प्राप्त करने वाला, जो प्रमाण पत्र लेने वाला भी पहला अगर कोई सुल्तान रहा तो महमूद गजनवी था, जो 998 ईस्वी में 27 वर्ष की उम्र में गजनी का सुल्तान बना। और बाद में इसने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी के बीच में 17 बार आक्रमण किया, जिसमें 1025 का सोमनाथ का आक्रमण सबसे ज्यादा सफल आक्रमण रहा। और अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में इसने जाटों के विरुद्ध किया था। तो अगर एग्जाम में पूछ ले कि महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण कब हुआ था, तो 1027 में। किसके खिलाफ हुआ था? जाटों के विरुद्ध हुआ था। और 1030 के आसपास हम देखें तो महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। जब महमूद गजनवी भारत आया तो अकेले भारत नहीं आया था। महमूद गजनवी के साथ कई सारे लोग भारत आए थे, जिसमें एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति हमें देखने को मिलता है, अल बरूनी। अल बरूनी एक बोल सकते हैं यहाँ का एक विद्वान था। तो ये भारत आया था किसके साथ? महमूद गजनवी के साथ। अल बरूनी जो था, इसने तहकीकात हिंद या किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? अल बरूनी ने की थी। तो किताब उल हिंद की रचना करने वाला अल बरूनी जो था वो भारत किसके समय आया था? तो वो आया था महमूद गजनवी के साथ। इसके अलावा एक और व्यक्ति है, उतबी है। ये भी किसके समय भारत आया था? उतबी भी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, जिसने याद रखिएगा, तारीख ए यामिनी की रचना किसने की थी? तारीख ए यामिनी की रचना की थी उतबी ने। और उतबी किसका दरबारी था? महमूद गजनवी का दरबारी था। इसके अलावा एक और चीज, शाहनामा का लेखक जो था वो फिरदौसी था। तो शाहनामा का लेखक फिरदौसी जो था वो भी किसके दरबार में रहता था? वो भी महमूद गजनवी के दरबार में रहता था। तो ये भी किसके साथ आया था? ये भी महमूद गजनवी के साथ आया था। इसके अलावा फरिश्ता नाम का विद्वान जो था वो भी किसके समय आया था भारत में? तो याद रखेंगे महमूद गजनवी के दरबार में रहता था और भारत आया था। तो उतबी हो, फरिश्ता हो, फिरदौसी हो या अल बरूनी हो, ये सभी विद्वानों का संबंध किससे है? महमूद गजनवी से है। और ये महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। मतलब महमूद गजनवी भले कितना भी कुरूप टाइप का व्यक्ति रहा हो, लेकिन इसने अपने यहाँ पर कई सारे विद्वानों को संरक्षण दिया है। साहित्य का और संस्कृति के संरक्षण के तौर पर इसका अलग अपनी व्यवस्था रही होगी। लेकिन भारत पर इसके आक्रमण करने का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य सिर्फ धन प्राप्ति था, इस्लाम का प्रचार प्रसार था और कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं भारतीय संस्कृति की समाप्ति था। ठीक, अगला प्रश्न है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? तो विज्ञानेश्वर जो थे, इन्होंने हिंदू विधि पर आधारित पुस्तक की रचना की, जिसका नाम रहा मिताक्षरा। मिताक्षरा जो है दोस्तों, वो याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा लिखी गई याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित एक पुस्तक रही है। और ये एक टीका है। मिताक्षरा एक टीका, एक शॉर्ट ग्रंथ है जो विज्ञानेश्वर ने लिखा है। और इसकी रचना कब की गई थी? 11वीं सदी में की गई थी। और ये हिंदू कानून प्रणाली पर, व्यवस्था पर आधारित है। इसमें विशेष तौर पर हिंदू में जो अविभाजित परिवार हैं उनमें किस प्रकार से उत्तराधिकार के नियम और बाकी चीजें तय होंगी, उसके बारे में नियम और आदि की बात की गई है। तो याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका के तौर पर मिताक्षरा जो है उसकी रचना
विज्ञानेश्वर के द्वारा 11वीं सदी में की गई थी, यह ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्लैक पैगोडा है दोस्तों, ये फोटो जो है वो आपको लेटेस्ट परिचय देखने को मिला है। G20 जब समिट हुआ तो G20 समिट में जब मोदी जी सभी लोगों का स्वागत कर रहे थे तो उन्होंने एक समय पर नालंदा विश्वविद्यालय की फोटो बैकग्राउंड में लगाई थी और नालंदा के बारे में सभी विदेशी मेहमानों को बताया था। और दूसरे उसमें हम देखें फ्रेम में तो ये फोटो जो है वो आपको दिखाई पड़ती है, जो कि कोणार्क जो है, यहां का जो सूर्य मंदिर है उसके रथ के पहिए का फोटो है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी व्यवस्था जो है वो समय की गति को दर्शाने वाली व्यवस्था आपको देखने को मिलती है और भारतीय संस्कृति, भारतीय विरासत, भारत की एक वैज्ञानिकता को प्रदर्शित करने का कहीं ना कहीं प्रयास G20 के समिट में, संस्कृति को प्रदर्शित करने का प्रयास G20 समिट में 2023 में भारत में किया गया, जो 9-10 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया नई दिल्ली में। और इसमें जो दिल्ली घोषणा पत्र साइन किया गया उसकी सबसे बड़ी सफलता के तौर पर देखा जाता है। बहरहाल हम इसकी बात करें तो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर कुछ इस प्रकार से दिखता है और ये उसके एक रथ का पहिया है। ये जो मंदिर है दोस्तों, कौन सा मंदिर? कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर है जो सूर्य देवता को समर्पित है। तो सूर्य देवता को समर्पित एक महत्वपूर्ण मंदिर के तौर पर आप कोणार्क का सूर्य मंदिर देखते हैं, जो कहां है? उड़ीसा में है। कहां है? उड़ीसा में है। और उड़ीसा में कहां है? उड़ीसा के पुरी में है। तो उड़ीसा के पुरी में जो सूर्य मंदिर है वो कोणार्क के सूर्य मंदिर के तौर पर है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखेंगे, पूर्वी गंग वंश के शासक थे। इनका नाम था नरसिंह देव प्रथम। क्या नाम है? नरसिंह देव प्रथम। पूर्वी गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण लगभग 1250 ईस्वी के आसपास करवाया था, जिसमें आपको कलिंग शैली, याद रखेंगे, कलिंग शैली दिखाई पड़ती है। तो कलिंग शैली में निर्माण करवाया नरसिंह देव प्रथम ने, जो गंग वंश के शासक थे, लगभग 1250 ईस्वी के आसपास। और इसकी भव्यता इतनी रही कि 1984 में यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है, इस विश्व धरोहर सूची में इस मंदिर को जगह दी गई है। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कोणार्क का सूर्य मंदिर कब शामिल किया गया? 1984 में शामिल किया गया। निर्माण कब करवाया? 1250 ईस्वी में करवाया। किसने करवाया? नरसिंह देव प्रथम ने करवाया। कौन से वंश के थे? गंग वंश के थे। कहां पर है ये मंदिर? उड़ीसा के पुरी में है। अब यहां पर ब्लैक पगोड़ा है और मैं बोल रहा हूं सूर्य मंदिर कोणार्क का। कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो याद रखिएगा कि जो समुद्र यात्री थे, जो समुद्र यात्री रहे, वो इस कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहकर पुकारते थे। तो किसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता। कौन कहता था? समुद्री यात्री कहते थे, समुद्री व्यापारी कहते थे। कहां है? उड़ीसा में है। अब यहां पर बात कर लेते हैं इसके बारे में और डिटेल में। यहां पर जो ये ब्लैक पैगोडा कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये भगवान सूर्यदेव को समर्पित है और समय की गति को दर्शाने वाला एक प्राचीनतम मंदिर के तौर पर आप इसको देखते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है रथ मंदिर। इसको किस रूप में बनाया गया है? रथों के तौर पर बनाया गया है। कितने रथ हैं इसमें? 7 रथ हैं। रथों की संख्या कितनी है? 7 रथ। अब देखिए, इसमें जो रथों की संख्या है, यहां पर रथों में 7 घोड़े लगाए गए हैं। 7 घोड़े किस चीज को बताते हैं? सप्ताह के 7 दिन। कितने? 12 जोड़ी पहिए हैं। कितने जोड़ी पहिए हैं इसमें? रथ मंदिरों में 12 जोड़ी पहिए हैं। 12 जोड़ी पहिए किसको बताएंगे? 12 महीने को बताएंगे। बराबर। 7 घोड़े लगे हैं सूर्य भगवान के इस मंदिर में, तो 7 घोड़े मतलब 7 दिन को दर्शाएंगे, एक सप्ताह। 12 जोड़ी पहिए हैं, तो ये 12 महीने को दर्शाने का काम करते हैं। एक रथ में 2 पहिए होते हैं, तो 12 गुणित 2 बराबर 24। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पूरी व्यवस्था है ये आपको 24 घंटे दर्शाने वाली है। तो 24 घंटे को दर्शाते हैं इसके 12 जोड़ी पहिए की पूरी व्यवस्था। अब इसके बाद एक पहिए में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी? 8 ताड़ियां हैं।
एक पहिए में कितनी ताड़ियां हैं? 8। 8 ताड़ियों का मतलब है कि एक पूरे 24 घंटे में कितने पहर होते हैं? तो 8 पहर होते हैं। दिन के समय में 8 पहर, 4 पहर, और रात के समय में 4 पहर। तो 8 पहर को ये 8 ताड़ियां बताती हैं। 12 जोड़ी पहिए 12 महीने को बताते हैं। 12 गुणित 2 मतलब हर रथ में 2 पहिए हैं, इसका मतलब 24 घंटे को दर्शाता है। 7 घोड़े हैं, 7 दिन को दर्शाता है। तो समय की गति को दर्शाने वाला ये कोणार्क का मंदिर है, जिसकी कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि आने वाली एग्जाम में आने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि G20 समिट में इसके चित्र को यूज किया गया है। इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर भी है। नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर प्राचीन काल का जो इतिहास है, विशेष तौर पर गुप्त काल का जो इतिहास के बारे में मैंने बात किया है, उसमें मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है। तो नालंदा वहां से करेंगे। और कोणार्क के सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, उसके बारे में मैंने इस लेक्चर में डिस्कस कर लिया, जिसमें रथ मंदिर विशेष है, सूर्यदेव को समर्पित। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ राजवंश है, दूसरी तरफ उनकी राजधानी है। चौहानों की राजधानी अजयमेरू या अजमेर था। अजय राज जी ने इसकी स्थापना करवाई थी। गढ़वाल या राठौर वंश के शासक कन्नौज। गुहिलित सिसोदिया वंश चित्तौड़। कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी जबलपुर हुआ करती थी। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहते हैं? कर्नल टाड। कर्नल टाड एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, जो लगभग 5 साल तक राजस्थान में रुककर इसके बारे में स्टडी करते हैं। और 1829 में जब ये लंदन जाते हैं, तो वहां जाके एक ग्रंथ लिखते हैं, जिसमें राजस्थान के बारे में कई सारी बातें करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि राजस्थान के इतिहास के लेखन का पितामह कौन थे? कर्नल टाड थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ राजवंश दिया है, एक तरफ राज्य क्षेत्र दिया है। चौहान दिल्ली व अजमेर में थे। प्रतिहार कन्नौज में शासन करते थे। परमार मालवा में शासन करते थे। चालुक्य काठियावाड़ गुजरात में शासन करते थे। सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलाना है। चंदेलों की जेजाक भुक्ति या बुंदेलखंड में शासन था। कलचुरी चेदी वंश का था। गढ़वाल कन्नौज थे। गुहिलित मेवाड़ में थे, महाराणा कुंभा वाले। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। वंश और उनके संस्थापक। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव थे। परमारों के संस्थापक के तौर पर आप उपेंद्र राज को देखते हैं, लेकिन स्वतंत्र शासक के तौर पर इनकी स्थापना सियक द्वितीय श्रीहर्ष ने की थी। राजा भोज इनके महानतम शासक हुए हैं। चालुक्य वंशी शासक में मूलराज प्रथम देखने को मिलता है, और चंदेलों के संस्थापक नन्नुक देखने को मिलते हैं। फिर यहां देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। अब सुमेलित नहीं में चंदेल नन्नुक के द्वारा स्थापित किए गए, कलचुरी कोक्कल गढ़वाल चंद्रदेव के द्वारा स्थापित किए गए। राष्ट्रकूट जो थे, इनकी स्थापना की गई थी दंती दुर्ग के द्वारा। तो राष्ट्रकूटों की स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा लगभग 752 ईस्वी के आसपास की गई थी। और विजयालय को आप चोल साम्राज्य के संस्थापक के तौर पर देखते हैं, जिनकी राजधानी तंजावुर हुआ करती थी। तो विजयालय ने लगभग 850 ईस्वी के आसपास चोल साम्राज्य की स्थापना की थी दक्षिण में। ठीक है, और राष्ट्रकूट के संस्थापक दंती दुर्ग मिलते हैं। हरिकेली नाटक का रचयिता कौन है? चौहान शासक विग्रह राज चतुर, जिनको बीसल देव कहा जाता है, इनको आप हरिकेली नाटक का रचयिता मानते हैं। विग्रह राज चतुर्थ जो थे, वो चौहान वंश के महानतम शासक थे, जिनकी राजधानी अजयमेरू थी। और 1112 ईस्वी के आसपास कहीं ना कहीं अजय राज के द्वारा अजयमेरू की स्थापना की गई थी। अजयमेरू अजय राज के नाम पर नाम पड़ा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं। किस नाटक के कुछ अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित मिलते हैं? तो याद रखेंगे, हरिकेली जो है, इसके कुछ अंश जो है वो अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद पर दिखाई पड़ता है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है वो 1192 ईस्वी में बनाया गया था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कब बनाया गया था? 1192 ईस्वी में बनाया था। किसने बनाया था ये? तो याद रखेंगे, ऐबक ने बनवाया था। और किसके कहने पे बनवाया था? मोहम्मद गौरी के आदेश पर बनवाया था। ये कहां पर बनवाया था? अजमेर में है। एक्चुअल में जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, इसको अढ़ाई दिन में, लगभग 2.5 दिन में ही तैयार कर दिया गया था, इसलिए इसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा मिला। और 2.5 दिन में कैसे पॉसिबल है बनवाना? तो याद रखेंगे, ये पहले एक संस्कृत
विद्यालय था, जिसमें एक मंदिर भी देखने को मिलता है और इस मंदिर में आपको भगवती देवी की प्रतिमा भी देखने को मिलती है। इसे तुड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद के तौर पर इसको तब्दील कर दिया था, केवल 2.5 दिन में, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार, ये सारी की सारी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह। रानी पद्मिनी के हस्बैंड थे, चित्तौड़ के राजा थे। लगभग 29 जनवरी को 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने नुसरत खां और मलिक काफूर के नेतृत्व में चित्तौड़ का अभियान करवाया। लगभग 6 महीने तक चित्तौड़ का घेरा डालकर रखा, तब जाकर उन्होंने चित्तौड़ को जीत लिया। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक महाकाव्य लिखा। उस महाकाव्य में लिखा गया कि राणा रतन सिंह के चित्तौड़ पर जो अभियान किया अलाउद्दीन खिलजी ने, वो अभियान रानी पद्मिनी से प्रेरित था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी, जिसको अली गुरसब कहा, जिसने लगभग 1296 में जलालुद्दीन खिलजी जो रहा उसको मारकर गद्दी प्राप्त की, उसने कहीं ना कहीं रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम सल्तनत काल में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला शिक्षा का केंद्र का संस्थापक कौन था? तो याद रखेंगे, धर्मपाल जो थे, इन्होंने बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। जो धर्मपाल थे, ये बौद्ध धर्म के महान संरक्षक हुए, जिन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा के केंद्र के तौर पर बिहार के भागलपुर में 775 ईस्वी से 800 ईस्वी के बीच में बौद्ध धर्म के केंद्र के तौर पर विक्रमशिला की स्थापना करवाई थी। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत के विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? कंदरिया महादेव मंदिर, जिसकी स्थापना 999 ईस्वी के आसपास चंदेल राजा धंगदेव के द्वारा की गई थी। उस कंदरिया महादेव के मंदिर में आपको विशाल नंदी की मूर्ति दिखाई पड़ती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन जो बंगाल में सेन वंश का शासक था, इसने लगभग हम बात करें 1190 ईस्वी के आसपास लक्ष्मण संवत चलवाया था। तो लक्ष्मण संवत चलाने वाला शासक था लक्ष्मण सेन। और कहीं ना कहीं लक्ष्मण सेन जो रहा, एक विद्वान शासक के तौर पर देखते हैं, और इसने कहीं ना कहीं अपने यहां पर कई विद्वानों को संरक्षण दिया। विद्वानों को जो संरक्षण दिया, इनमें आपको जयदेव मिलते हैं। जयदेव ने कौन सी? गीत गोविंद की रचना की। श्री कृष्ण और वो गोपियों पर आधारित व्यवस्था है, जयदेव की गीत गोविंद। इसके अलावा धोई, जो धोई थे, इन्होंने पवन दूत की रचना की, ये भी लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। इसके अलावा हलायुध, हलायुध नामक विद्वान जो थे, ये भी लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे, जो बंगाल के सेन वंश के शासक थे। हलायुध जो थे, वो लक्ष्मण सेन के प्रमुख न्यायाधीश के तौर पर आप लोगों को दिखाई पड़ते हैं। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन की सभा को, ठीक है। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? याद रखेंगे, सोमपुर महाविहार जो है, सोमपुर जो महाविहार है, ये आपको मिलता है बांग्लादेश में। बांग्लादेश जो है, यहां पर नवगांव है। बांग्लादेश का जो नवगांव है, यहीं पर बौद्ध केंद्र के तौर पर आपको यह सोमपुर विहार देखने को मिलता है, जिसकी खोज 1879 में कनिंघम के द्वारा की गई थी। तो 1879 में अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसको भारत में पुरातत्व का जनक कहते हैं, 1861 में जिनके नेतृत्व में पुरातत्व विभाग बनाया गया था, वही अलेक्जेंडर कनिंघम, जो उन्होंने 1879 में बांग्लादेश के नवगांव में सोमपुर विहार जो था, इसकी खोज की थी। और इसका निर्माण कहीं ना कहीं धर्मपाल, जो बौद्ध धर्म का एक महान संरक्षण राजा माना गया, उसके द्वारा करवाया गया। तो धर्मपाल ने बांग्लादेश के नवगांव में सोमपुर महाविहार निर्माण करवाया था। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान के तौर पर यह फेमस रहा है। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर तरफ तथा पुरी के मंदिर में किस शैली का प्रयोग किया गया? नागर शैली का। भारत की 3 प्रमुख शैली रही, बेसर, द्रविड़ और नागर शैली। तो जो भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर हैं, वो मंदिर नागर शैली में बनाए गए हैं। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, तो पाल भी थे, प्रतिहार भी थे और राष्ट्रकूट भी थे, चोल नहीं थे, ठीक है। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 एडी में भारत पर आक्रमण किया था। प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी के तौर पर दिखते हैं, जिसने सफल आक्रमण किया था।
जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में? दोस्तों जगन्नाथ मंदिर जो है वो उड़ीसा के पुरी में है। उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ या श्री कृष्ण को समर्पित है। और याद रखिएगा कि इसका जो निर्माण है वो कलिंग शैली में है। कलिंग शैली में इसका निर्माण हुआ है और कलिंग राजा के द्वारा ही इसका निर्माण करवाया गया है। अगर हम इसके राजा की बात करें तो अनंत वर्मन, याद रखेंगे, अनंत वर्मन चोडगंग देव। अनंत वर्मन चोडगंग देव जो राजा थे कलिंग के, उन्होंने कलिंग शैली में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि भारत के 4 धाम में से एक धाम है। 4 धाम में एक आप बोलते हैं कौन सा धाम? जगन्नाथ धाम। जगन्नाथ धाम कहाँ है? पुरी में है और ये भारत का पूर्वी तट पर स्थित है। इसके अलावा आप बोलते हैं दूसरा धाम कौन सा है? द्वारका। ये द्वारका कहाँ है? गुजरात में है और ये भारत के पश्चिम तट पे है। और तीसरे धाम के तौर पर आप देखते हैं किसको? रामेश्वरम। रामेश्वरम जो है वो दक्षिण में है और दक्षिण तट पर है। कहाँ? तमिलनाडु में है। और तीसरा जो धाम है वो कौन सा धाम है? बद्रीनाथ धाम है। बद्रीनाथ धाम जो है वो कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो भारत में कितने धाम है? 4 धाम है। जगन्नाथ धाम, द्वारका, रामेश्वरम और बद्रीनाथ। रामेश्वरम दक्षिण में, बद्रीनाथ उत्तर में, द्वारका पश्चिम में, जगन्नाथपुरी पूर्व में है। तो ये 4 धाम में से एक धाम आपका जगन्नाथ का मंदिर, इसका निर्माण अनंत वर्मन चोडगंग के द्वारा करवाया गया था। और आप देखेंगे कि हर वर्ष जो जगन्नाथ मंदिर है वहां पर एक विश्व प्रसिद्ध वार्षिक उत्सव होता है। उस वार्षिक उत्सव को आप रथ यात्रा के नाम से जानते हैं। तो रथ यात्रा वाला जो उत्सव है वो कहाँ होता है? जगन्नाथपुरी में होता है, जो उड़ीसा के पुरी में है। और इसको हम कहीं ना कहीं जगन्नाथपुरी के नाम से जानते हैं। हिंदू धर्म के जो वैष्णव संप्रदाय है उससे संबंधित मंदिर है उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर। ठीक है। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर का निर्माता कौन है? नरसिंह वर्मन। गंग वंश के शासक नरसिंह वर्मन ने इसकी स्थापना 1250 ईस्वी में करवाई थी। अजयपाल संस्थापक थे। अजयपाल जो थे वो अजमेर के संस्थापक थे, चौहान वंश के शासक रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात रहा? भोज शासक परमार जो थे, जिन्होंने 1018 से लेकर 1060 ईस्वी तक शासन किया और जिन्होंने नव सहसाक अर्थात नवचंद विक्रमादित्य की उपाधि धारण किसी ने की थी? तो राजा भोज ने की थी। भोज शासक जो थे, राजा परमार जो थे, उन्होंने कहीं ना कहीं कविराज की उपाधि धारण की, क्योंकि ये विद्वान थे, कई सारे इन्होंने ग्रंथ लिख रखे थे। ठीक है। सम्रांगण सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, योग सूत्र वृत्ति, आयुर्वेद सर्वस्व, भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें सभी के सभी राजा भोज ने लिखी थी। ठीक है। सम्रांगण सूत्रधार का विषय क्या था? स्थापत्य शास्त्र पर आधारित सम्रांगण सूत्र रहा। ठीक है। उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। उक्ति किसके नाम पर है? तो भोज शासक के लिए ये की गई, जिन्होंने भोज मंदिर जो है, जिसको मध्य भारत का सोमनाथ कहा जाता है, वो भी स्थापित करवाया था बेतवा के किनारे पर। ये भी ध्यान रखेंगे। और महाकाल का जो मंदिर है वो भी राजा भोज के द्वारा स्थापित करवाया गया। धार्मिक संस्कृत विद्यालय, सरस्वती मंदिर का निर्माण भी राजा भोज ने करवाया था। खुद एक विद्वान थे, कई सारे ग्रंथ लिखे थे जिसके नाम हमने पहले देखे हैं। तो जैसे राजा भोज की मृत्यु होती है तो कहीं ना कहीं धारा नगरी जो है उसको विद्या विद्वान तीनों पर निराश्रित हो गए, इस व्यवस्था के तहत देखा जाता है। किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? तो जय सिंह, सिद्धराज और कुमारपाल दोनों के दरबार में रहते थे हेमचंद्र जी। ठीक है। यह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसका तुर्क आक्रांता गौरी से सामना हुआ और जिसने गौरी को परास्त किया था? भीम द्वितीय। भीम द्वितीय ने 1178 में, याद रखिए 1175 में गौरी ने मुल्तान को जीता था। मुल्तान को जब जीता तो उसने अपनी भारत पर विजय का अभियान चालू किया और भारत के विजय का अभियान का शुरुआत उसने गुजरात से किया था। कहां से किया? गुजरात से किया था। कब? 1178 में। लेकिन गुजरात में भीम सेकंड का शासन था, चालुक्य वंशी शासक थे, तो उन्होंने इसको हरा दिया। तब जाकर 1189 से भटिंडा को जीता और 1191 में
तराइन का फर्स्ट युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान से, और पृथ्वीराज से हार गया था गौरी 1191 के तराइन के पहले युद्ध में। 1192 में जयचंद जैसे शासकों के साथ कहीं ना कहीं मोहम्मद गौरी की संधि हुई। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। 1194 में जयचंद को चंदावर के युद्ध में हराता है मोहम्मद गौरी, और 1195 में दोबारा जब गौरी गुजरात पर आक्रमण करता है तो दोबारा भीम द्वितीय से गौरी हार जाता है। और 1197 में अनिलवाड़ा का युद्ध होता है, तो अनिलवाड़ा के इस युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना भीम द्वितीय की सेना को हरा देती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, अगर एग्जाम में ये पूछ ले तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का सबसे प्रिय स्नेहिल दास के तौर पर देखा जाता है। जब गौरी की मृत्यु हो गई तो भारत में उसके साम्राज्य का उत्तराधिकारी भी ऐबक हुआ था। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? आगे हम जब मध्यकालीन इतिहास पर बात करेंगे तो कालिंजर के दुर्ग की बार बार बात करेंगे। इसकी स्थापना जो है वो धंगदेव के द्वारा करवाई गई थी, जो चंदेल वंश के शासक थे। निम्नलिखित में से कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो त्रिकुटक संवत जो है वो कलचुरियों के द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज की इस क्लास में पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास के राजपूत काल से संबंधित कई सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कशन किया। ऐसे प्रश्न भी रहे जो हाल ही में करंट अफेयर में डिस्कशन में रहे, चर्चा में रहे, भले वो G20 के दौरान हो या फिर किसी और समिट के दौरान। तो आशा करता हूं कि आपको सभी चीजें समझ में आई होगी। कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके आप डाउट पूछ सकते हैं। लिंक जो है यहाँ पर हम बात करें कमेंट सेक्शन में, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक अवेलेबल है। कोई भी दिक्कत होती है तो आप वहाँ पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं, PDF में नोट्स अवेलेबल आपको हो जाएंगे, ठीक है। मिलता हूँ अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।